गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के वीडियो के अंदर हम रोस्टोव्स मॉडल ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ के ऊपर चर्चा करेंगे। रोस्टोव ने किसी भी राष्ट्र के जो एक आदिम से आधुनिक समाज में जो आर्थिक और सामाजिक स्तर में जो परिवर्तन होते हैं उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और इसको 5 विभिन्न अवस्थाओं के अंदर वर्गीकृत कर एक राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक स्तर में जो परिवर्तन होते हैं उनको इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर समझाने का प्रयास किया। इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने 1971 के अंदर वृद्धि अवस्था जो मॉडल है उसको प्रतिपादित किया और इन्होंने 15 देशों के जो आंकड़े थे, उसके अलावा छोटे अन्य जो गौण देश थे, उनके आधार पर इस सिद्धांत को या इस मॉडल को इन्होंने प्रिपेयर किया और इन्होंने साफ कहा कि सभी समाजों को आर्थिक सामाजिक वृद्धि की जब हम बात करते हैं कि किस तरह से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और आर्थिक दृष्टि से आदिम जीवन जीने वाले, या हम ये कहें कि जो कृषिगत गतिविधियों में या प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न कोई भी जो राष्ट्र होता है वो किस तरह से अपने टर्सरी या क्वार्टनरी या उच्च स्तर की जो सेवाएं होती हैं या उच्च स्तर का जो औद्योगिकरण होता है वहां तक किस तरह से वो इन विभिन्न 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसी को रोस्टोव का वृद्धि अवस्था मॉडल के नाम से जानते हैं। जो रोस्टोव ने जो अपना सिद्धांत दिया, ये जो कार्ल मार्क्स का जो विचार थे उसके अगेंस्ट में था, या ये कहें कि जो कार्ल मार्क्स के जो आर्थिक सामाजिक जो विचार थे उनसे इसका जो सिद्धांत था उसके विरुद्ध में प्रतिपादित किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई किसी राष्ट्र का विकास कोई एक डायनेमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया के रूप में इन्होंने के समान उसकी तुलना की और किस तरह से समय और स्थान के सापेक्ष में एक राष्ट्र जो है आर्थिक सामाजिक स्तर के में जो परिवर्तन होता है, उसकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो किस तरह से इन अवस्थाओं से होकर अपने चरम तक पहुंचता है, इस वृद्धि अवस्था मॉडल के अंदर इन्होंने बताया। अगर हम इसके मॉडल की अगर हम बात करें तो आधुनिक जो आदिम समाज से किस तरह से आधुनिक समाज के अंदर यानी आर्थिक और सामाजिक स्तर के जो विभिन्न मापदंड हैं जो इन स्टेजों के अंदर हम बात भी करेंगे, उसमें होने वाले परिवर्तनों को रोस्टोव के द्वारा 5 अवस्थाओं की बात इन्होंने की। पहली जो अवस्था है उसको पारंपरिक समाज या ट्रेडिशनल सोसाइटी कहते हैं। दूसरी जो स्थिति होती है उसको उत्प्रस्थान के लिए पूर्व की दशा या प्रीकंडीशन फॉर टेक ऑफ की स्थिति जो होती है उसको, और तीसरी जो उत्प्रस्थान से संपोषणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, टेक ऑफ इनटू सस्टेन जो ग्रोथ होती है उसमें किस तरह से वो चेंज होता है, और परिपक्वता की ओर प्रस्थान ड्राइव टू मैच्योरिटी की बात करता है, और सबसे जो उच्च स्तर या आधुनिक समाज की बात करें जहां पे एज ऑफ हाई मास कंजप्शन की बात करें या एक तरह से एक भौतिकवादी जीवन की एक उच्चतम स्तर की हम बात करें, व्यापक जन उपभोग की अवस्था की बात करें, तो इन विभिन्न 5 अवस्था के अंदर जो एक आर्थिक सामाजिक जो मापदंड जो होते हैं उसमें परिवर्तन किस प्रकार से आता है, ये रोस्टोव ने अपने मॉडल के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि हर समाज को या हर राष्ट्र को इन 5 अवस्थाओं से गुजरना होता है। अगर हम इस मॉडल को इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम एक एक को और एक्सप्लेन करेंगे। सबसे जो पहली स्थिति है जिसको हमने पारंपरिक समाज कहा, जिसको हमने ट्रेडिशनल सोसाइटी की हमने बात की, तो यहाँ टेक्निकल लेवल की हम बात करें तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी होती है वो आदिम प्रकार की होती है, और जो समाज जो होता है स्थिर होता है, यहाँ पुरातन या रूढ़िवादिता का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है, लिटरेसी रेशियो काफ़ी कम होता है। इस तरह से यहाँ जो कृषि जो होती है वो जीवन निर्वाह प्रकार की होती है, औद्योगिकरण जो होता है वो नगण्य ही यहाँ पर रहता है। लेकिन जब इस स्थिति के अंदर जब समय के साथ परिवर्तन होता है, उसके अंदर एक उसको प्रभावित करने वाले जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं वो जब उसके अंदर आते हैं, और जो मार्केट का डेवलपमेंट जब वहाँ पर होता है, तो किस तरह से एक ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर जो प्रीकंडीशन फॉर टेक ऑफ की जो स्थिति होती है उसमें वो चला जाता है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जब हम ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो टेक्निकल डेवलपमेंट भी होता है सोसाइटी के अंदर, इनोवेशंस के डिफ्यूजन से, प्रसार होने से उसके सामाजिक स्तर में परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी के कारण आर्थिक स्तर में जो परिवर्तन होता है, तो उसके बाद वो जो स्थिति है
प्रथम से दूसरी अवस्था में यानी प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ की स्थिति में आ जाता है। और यहाँ पर जो कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन जो होता है यानी एग्रीकल्चर के अंदर आधुनिकरण की स्थितियां देखने को मिलेगी, और जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर एक जो जीवन निर्वाह प्रकार की जो कृषि थी उसके अंदर एक परिवर्तन, एक व्यापारिक जो दृष्टिकोण है वो निकल के आता है। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो होती है यानी यहाँ पर औद्योगिक जो डेवलपमेंट जो होता है उसकी स्थितियां यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अब प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ से जब हम टेक ऑफ की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, या इस प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ से किस तरह से हम टेक ऑफ की तरफ जाते हैं तो क्या चेंजेज इसके अंदर हम देख पाते हैं। तो एक तो इंस्टॉलेशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी यहाँ पर आधारभूत जो संरचनाएं जो होती हैं उनको स्थापित किया जाता है। उसमें रोड है, रेलवेज है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज है, वाटर सप्लाई है, ये सभी चीजें जो होती हैं वो आधारभूत संरचनाओं के अंदर आती हैं। और इमर्जन ऑफ सोशल पॉलिटिकल एलिट जो ग्रुप होता है यानी यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक स्तर में एक उच्चता की स्थितियां जो है या सामाजिक और चेतनाओं का यहाँ पे प्रसार होता है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट जो होता है वो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसका रिजल्ट ये होता है इन चीज़ों के बाद जब हम टेक ऑफ की स्थिति में जाते हैं तो यहाँ पर जो विनिर्माण जो उद्योग होता है यानी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है वहां पर व्यापक जो डेवलपमेंट की जो स्थितियां हैं हमें देखने को मिलेगी। वेरियस जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके बाद जब हम ड्राइव टू मैच्योरिटी की स्थिति में जाते हैं या हम ये कहें कि टेक ऑफ से जब हम मैच्योरिटी की स्थिति में आते हैं तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसके अंदर ज़्यादा विनिवेश बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग उसमें तो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम जो टेक ऑफ स्थिति में थी उसमें लगभग 10% जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जो सोसाइटी है उसमें मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। समाज के अंदर आधुनिकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका एक जो व्यापक जो डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। या हम ये कहें कि जो औद्योगिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें व्यापक डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण की जो स्थितियां हैं इस मैच्योरिटी की स्थिति में पहुंचती हैं तब हमें देखने को मिलती है। जो डेवलपमेंट ऑफ वाइडर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बेस यानी जो औद्योगिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें व्यापक जो विकास की जो स्थितियां हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। जब हम मैच्योरिटी से जब हम हाई मास कंजप्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ एक्सप्लोरेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार जो होता है उसमें कोई भी जो राष्ट्र होता है उसकी जो स्थिति जो है मजबूत होती है वो उसके द्वारा जो है एक तुलनात्मक जो लाभ की जो स्थितियां होती है अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार में उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहाँ लोगों की जो आय है वो उच्च स्तर पर होती है। यहाँ पर जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति या इनकम की जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में होती हैं। यहाँ पर आधुनिक सभी सुविधाओं की उपलब्धता रहती है। या हम ये कहें कि ये एक बिल्कुल एक मॉडर्न सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस जो होती है यानी कि पॉवर्टी नहीं है, लिटरेसी फुल लिटरेसी रेशियो है, जहाँ यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे मास कंजप्शन की स्थिति होने के बावजूद यहाँ पर जो लोग होते हैं उन उपभोग की वस्तुओं का उतना उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने जो वर्क कल्चर जो है जो अपनी सर्विस जो सेक्टर जिसमें वो काम कर रहे हैं वो अपने आप को उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व महसूस करते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी जो रोस्टोव ने जो अपने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की जो बात की, जो 5 अवस्थाओं की बात की, तो इन्होंने कहा कि इसमें सभी राष्ट्रों को इन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अगर हम पुनः एक एक स्टेज की अगर हम बात करें तो पारंपरिक समाज की जब विशेषताओं की हमने आपको बताया अभी अभी कि यहाँ आदिम जो होती है यानी कि पुरानी तकनीकी होती हैं, लोग जीवन निर्वाह तरह का जीवन यहाँ व्यतीत करते हैं, लोग स्थानांतरित कृषि जैसी गतिविधियाँ करते हैं। यहाँ पर जो पारंपरिक जो रीति रिवाज और परंपराओं और जो रूढ़िवादिता का जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। कठोर सामाजिक संरचना या ये कहें कि एक जटिल जातिगत जो संरचना होती है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी।
नवाचार जो होते हैं, इनोवेशंस जो होते हैं इस पारंपरिक जो समाज में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो प्राथमिक गतिविधियां हैं या कच्चे माल पर निर्भर जो गतिविधियां होती हैं वो यहाँ ज्यादा देखने को मिलती हैं, या ये लोग कच्चे माल को एक्सपोर्ट करते हैं और जो मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होती हैं या निर्मित वस्तुएं जो होती हैं उनका आयात करते हैं, क्योंकि ये कच्चे जो पदार्थ की उत्पादकता इन पारंपरिक समाजों में जो होती है वहां पर उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स होती हैं उनका अभाव देखने को मिलता है। लोग अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वहीं तक सीमित होते हैं, भोजन, वस्त्र, आवास। इसके अलावा उनकी जो नीड्स होती हैं वो उतनी नहीं होती, ऐसा पारंपरिक समाज के अंदर हमें देखने को मिलता है। इन्हीं चीज़ों को हम बात करें कि जड़त्व समाज होता है, पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, अन्य से धीरे धीरे जो और जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, और राज्य जो आगम जो भूमि है उसी के द्वारा प्राप्त करता है, जो भी उसको जो आउटपुट जो मिल रहा है वो लैंड से ही वो प्राप्त करता है। सामाजिक संरचना में पारंपरिक और जातिगत जो संबंध होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ की सामाजिक संरचना जो जटिल होती है, और व्यक्ति जो होता है अपने भौतिक पर्यावरण के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखता है, क्योंकि वो उतना टेक्निकली एम्पावर्ड नहीं हो सकता नहीं है, या हम ये कहें कि ज्योग्राफी में एक निश्चयवाद की जो अवधारणा है, व्यक्ति पर्यावरण के ऊपर निर्भर ज़्यादा होता है, उसकी जो गतिविधियां जो होती हैं वो अपने सराउंडिंग्स के पर्यावरण के अकॉर्डिंग होती है, और वो टेक्निकली डेवलप नहीं होने के कारण वो उतना उसमें अपने हिसाब से जो मॉडिफिकेशन जो होता है वो नहीं कर पाता। दूसरे उसकी बात करें तो जो उत्प्रस्थान से पूर्व की अवस्था या प्री कंडीशंस जो बात की हमने टेक ऑफ के लिए, वो उस दशाओं की अगर हम बात करें तो पहले इसके अंदर जो बाहर से जो इन्फ्लुएंस जो होता है, बाहरी जो उत्प्रेरक जो आते हैं उसके कारण यहाँ इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, और धीरे धीरे यहाँ का जो आधारभूत जो ढांचा है उसमें परिवर्तन, लेकिन वो परिवर्तन इतना नहीं आता कि वो टेक ऑफ की जो स्थिति से पूर्व की जो स्थितियां हैं उसमें वो चला जाए। लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है वो इनिशियल लेवल पे शुरू हो जाता है। कृषि और जो औद्योगिक जो गतिविधियां जो पारंपरिक समाज में जो एक जीवन निर्वाह जो कृषि थी उसके अंदर परिवर्तन होता है, उसमें टेक्निकल डेवलपमेंट होता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद तो उसके कारण यहाँ कृषि और उत्पादन दोनों में जो वृद्धि होती है वो हमें देखने को मिलती है। साथ ही एक पारंपरिक समाज से जब हम प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ की स्थिति में जब हम आते हैं तो वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीति में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है उन लोगों के दृष्टिकोण में, क्योंकि नवाचारों का प्रसार होता है तो जातिगत और सामाजिक जो संरचनाएं होती हैं उसकी जटिलताएं कम होने लग जाती हैं, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लग जाता है, उनके अंदर एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है उसमें सुधार होता है, तकनीकी सुधार होता है, लोगों में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ नया करने के लिए उनमें जोखिम लेने की जो योग्यताएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, लाभ प्राप्त करने की इच्छा शक्ति उनमें बढ़ती है। कर प्रणाली, वित्तीय प्रणाली, क्योंकि जब एक एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल जब डेवलपमेंट होता है तो उसको मैनेज करने के लिए इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो धीरे धीरे पारंपरिक समाज के बाद जब हम उत्प्रस्थान से पूर्व की अवस्था की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ इस तरह के जो परिवर्तन है हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी स्थिति की बात करें कि किस तरह से हम एक सस्टेन जो डेवलपमेंट की जो स्थितियां हैं वहां पर हम पहुंचते हैं, यानी जो तीसरी स्थिति है उत्प्रस्थान से संपोषणीय विकास की ओर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सेविंग्स बढ़ती हैं, उसका परिणाम ये होता है कि यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू होता है, और इस स्थिति के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ हमें देखने को मिलता है, और आधुनिक समाजों को जीवन के महान जल विभाजक इस स्थिति को, तीसरी जो अवस्था है उसको रोस्टोव ने ग्रेट वाटरशेड इन द लाइफ ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, यानी जो एक पारंपरिक समाज और एक बिल्कुल आधुनिक समाज के अंदर जो परिवर्तन की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा जो चेंज की अगर जिस अवस्था के अंदर परिवर्तन हमें, या हम ये कहें कि उत्प्रस्थान से हम जो सस्टेन जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ जाते हैं, उसको रोस्टोव ने ग्रेट
वाटरशेड इन द लाइफ ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज के रूप में इस अवस्था को, ये बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं उसमें पूछते हैं कि रोस्टोव ने अपनी 5 अवस्थाओं में कौन सी अवस्थाओं को आधुनिक समाज के जीवन में जल विभाजक की संज्ञा दी है। तो वो आप उत्प्रस्थान से संपोषणीय विकास की ओर हम जब जाएंगे, तीसरी जो अवस्था होती है उसके अंतर्गत इसको उन्होंने शामिल किया। यहाँ विकास का जो प्रभाव है वो पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर, वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर हमें दिखाई देता है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ने शुरू हो जाता है, औद्योगिकरण, साक्षरता तेजी से बढ़ती है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय में बहुत बढ़ती होती है। अगर हम इस अवस्था की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का जो डेवलपमेंट जो हुआ था, यानी कि 1850 से 1875 में नहीं, जापान की जो स्थिति थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो इस अवस्था में था, और 1850 से 1875 में यूएसए का जो डेवलपमेंट हुआ था वो इस अवस्था के अंदर था। जबकि भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उस अवस्था की अगर हम बात करें तो वो उस समय हम उत्प्रस्थान से संपोषणीय विकास की ओर की अवस्था में थे। अगर इसके डेवलपमेंट की हम बात करें कि यहाँ किस तरह से किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ होता है, क्या कारण इसके रहे, इसी अवस्था थर्ड अवस्था की हम बात करें तो इन क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के समर्थ मांग में होने वाली वृद्धि तीव्र हो जाती है, पूंजी का जो अधिक प्रयोग होना शुरू हो जाता है, जो डेवलपमेंट के अंदर नवीन जो तकनीकें होती हैं उसका प्रयोग तेजी से बढ़ता है, बचत के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात जो गतिशीलता है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, अर्थव्यवस्था के जो डेवलपमेंट के अंदर एक आधारभूत संरचनाओं के डेवलपमेंट में तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वस्त्र उद्योग हो। और अगर हम बात करें तो यहाँ जो प्रारंभिक अवस्था से जब हम इस थर्ड स्टेज के अंदर हम आते हैं, यानी कि टेक ऑफ की जो स्थितियां हैं उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सस्टेन उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कृषि के जो जनसंख्या में इन्वॉल्व जो लोग हैं वो धीरे कम होने लग जाती है, और जो औद्योगिक जो क्षेत्र है, सेवा जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो जनसंख्या का इन्वॉल्वमेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट में मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनका जो अडेप्टेशन है वो तेजी से बढ़ता है, यानी उसको स्वीकार करने की जो प्रवृत्तियां हैं वो तेजी से बढ़ती हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर के साथ साथ यहाँ पर जो राष्ट्रीय जो आय है, जो इनकम है, पर कैपिटा जो इनकम है, नेशनल जो इनकम है, उसमें तेजी से वृद्धि होती है। पूंजी की वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय की वृद्धि होने से पूंजी जो संचय वो बढ़ता है, विनियोग की दरें जो होती हैं ऊंची होती हैं, और अर्थव्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो परिवर्तन, नव परिवर्तन को जो एक प्रोत्साहन की जो स्थितियां हैं वो इस थर्ड स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। परिपक्वता की ओर प्रस्थान की जब हम बात करते हैं, जब हम मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो गया, लेकिन उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर जो औद्योगिक गतिविधियों के अंदर एक व्यापक विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, विभिन्न प्रकार के उद्योग, उन उद्योगों पर आधारित उप उद्योग, ये सब जो गतिविधियां हैं, या एक इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन की बात कर लें, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, तो वो बहुत तेजी से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आयात के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, उत्पादक निवेश बढ़ जाता है, लोगों की राष्ट्रीय आय के अंदर 10 to 20% जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उपभोक्ता जो वस्तुएं और सेवाओं का जो महत्व है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना से व्यापक, यानी एक वेलफेयर स्टेट की जो स्थितियां हैं वो हमें डेवलप होती दिखने लग जाती हैं, और एक तरह से एक वैसी स्थिति आ जाती है जब हम इस मैच्योरिटी से हाई कंजप्शन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो एक ट्रांजिशन फेज जो है मैच्योरिटी लेवल पे हमें डेवलपमेंट की देखने को मिलती है। यानी यहाँ अगर इस स्थिति की हम बात करें तो राष्ट्रीय आय में कृषि का जो प्रतिशत जो होता है वो कम हो जाता है, ग्रामीण जनसंख्या का अल्प प्रतिशत यानी अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ जाता है, यानी कृषि के अलावा जो अन्य जो सेक्टर्स हैं, औद्योगिक जो सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, उनका राष्ट्रीय आय के अंदर योगदान कृषि की तुलना में तेजी से बढ़ता है। जबकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ता है तो ग्रामीण जनसंख्या जो है उसकी संख्या में हमें कमी देखने को मिलती है। मॉडर्न टेक्निक्स के डेवलपमेंट होने के कारण उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादक और उत्पादकता दोनों में हमें तेजी से
वृद्धि देखने को मिलती है। श्रमिकों के अंदर अपने अधिकारों के प्रति, अपने राइट्स के प्रति जागरूकता हमें देखने को मिलती है, वो संगठित होना शुरू कर देते हैं। विदेशी जो व्यापार है, फॉरेन जो ट्रेड है, उसमें भी जो वृद्धि है इस मैच्योरिटी के स्तर पर हमें देखने को मिलेगी। फिफ्थ अवस्था की हम बात करें, जिसको हम मास कंजप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ प्रत्येक जो नागरिक है वो एक उस स्थिति में चला जाता है जो उसमें व्यक्ति अपना आरामदायक जीवन या विलासतापूर्ण जीवन की जो भी वस्तुएं होती हैं वहां पर जो उपलब्धता उसकी बढ़ जाती है। मनोरंजन के साधनों के लिए पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन लोग जो है अपने कार्यों के अंदर इतना बिजी होते हैं कि वो इन चीजों का उपभोग भी नहीं कर पाते। साक्षरता 100% हो जाती है। जीवन प्रत्याशा या प्रतिव्यय आय जो होती है अपने मैक्सिमम जो स्तर है उसको प्राप्त कर लेती है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, यानी यहाँ पर एक आनंद में या स्वर्ग की स्थिति कहें, या लोग इतने लिटरेट होते हैं, एक धर्म निरपेक्षता की जो स्थिति होती है वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ जब हम रोस्टोव के जो विभिन्न 5 अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं, जिनकी चर्चा रोस्टोव के द्वारा अपने सिद्धांत में की, तो हम ये देख पाते हैं कि किस तरह से एक समाज, एक पारंपरिक समाज से उच्च उपभोग की स्थिति में चला जाता है, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी से हाई मास कंजप्शन में चला जाता है, और उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर में जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल है या प्रीकंडीशन फॉर टेक ऑफ है या टेक ऑफ है या मैच्योरिटी की है या हाई कंजप्शन में, एक अलग स्तर पे हमें चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और रोस्टोव का ये मानना है कि हर राष्ट्र को इन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। लेकिन यहाँ जब हम आलोचनाओं की हम बात करें तो कई बार हमें ये देखने को मिलती है कि एक इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसको एक जनरलाइज फॉर्म में दिया, लेकिन एक ही राष्ट्र के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ये जो अवस्थाएं जो होती हैं वो अलग अलग स्तर पर हमें देखने को मिलेगी। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें तो ये सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो स्टेट्स जो है, जो राज्य हैं, वो अलग अलग, ये जो रोस्टोव के जो अलग अलग जो स्टेजेस हैं वहां हमें देखने को मिलेंगे। या हम ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो अभी भी वहां की जो स्थितियां जो हैं वो एक तरह से ट्रेडिशनल और प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ की स्थितियां हमें देखने को मिलती है, या इसी तरह की स्थितियां छत्तीसगढ़ और हम झारखंड में भी देख सकते हैं। तो ये कहना कि हर राष्ट्र एक साथ इन विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है वो सही नहीं लगता। आज भी बहुत सारे जो राष्ट्र हैं, चाहे हम कंबोडिया की बात करें या हम भारत के जो नेबरिंग कंट्री भूटान की बात करें, तो अभी भी ये जो देश हैं ये अभी तक टेक ऑफ की जो स्थिति है वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये कहना कि इन स्टेजों के साथ साथ धीरे धीरे जो समाज है उसमें आगे धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर हम मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्रीज की बात करें तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है, एक रिवर्स स्थितियां हमें देखने को मिली। ये जो देश थे जब टेक ऑफ की स्थिति में आगे, जब ये जो मुस्लिम जो कंट्रीज थे और वापस यहाँ पे पुनः धार्मिक रूढ़िवादिता या पारंपरिक समाज का जब जो धर्म के ऊपर जो निर्भरता बढ़ी, तो ये लोग वापस अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ चले गए। यानी एक रिवर्स की जो स्थितियां हैं विभिन्न देशों के अंदर, इस आर्थिक सामाजिक स्तर के अंदर जो परिवर्तन की स्थितियां हैं हमें देखने को मिली हैं। और इस तरह की जो स्थितियां हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता होती है, विभिन्न देशों के अंदर राजनीति के अंदर धर्म का इन्वॉल्वमेंट जहां पर होता है, तो वो समाज एक आधुनिक समाज से पुनः एक ट्रेडिशनल समाज की तरफ चले जाते हैं। कई बार राजनीतिक अस्थिरता होने से वहां पर, या सामाजिक तनाव की स्थितियां होने से, या धार्मिक उन्माद की स्थितियां होने से कई राष्ट्र जो होते हैं मैच्योरिटी या टेक ऑफ की स्थिति से वापस ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह के जो विचार थे रोस्टोव के द्वारा अपने मॉडल के अंदर कहीं भी नहीं दिए गए। साथ ही किसी भी राष्ट्र में ये कहना कि वो वहां पर वो हर अवस्था से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ पे रीजनल जो डिफरेंसेस हैं एक ही राष्ट्र के अंदर, जैसे मैंने भारत के उदाहरण से नॉर्थ और साउथ जो स्टेट्स हैं उनका एग्जांपल दिया, तो वैसी स्थितियां विभिन्न राष्ट्रों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी रोस्टोव का ये जो सिद्धांत है
अगर हम इनके द्वारा जिन देशों के अनुभव थे, या एक जनरलाइज अगर हम बात करें तो जैसे जैसे नवाचारों का प्रसार होता है, जैसे जैसे आधुनिक विचारों का प्रसार होता है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे एक ग्लोबल विलेज की कॉन्सेप्ट डेवलप होती है, तो जो भी राष्ट्र जो होता है वो इस ट्रेडिशनल सोसाइटी से धीरे धीरे हाई मास कंजप्शन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही अगर हम एक ऑल ओवर अगर इस जो कॉन्सेप्ट जो है या मॉडल का हम देखें तो ये एक तरह से रीजनल प्लानिंग या नियोजन की अगर हम बात करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो क्षेत्र है जो टेक ऑफ में है या मैच्योरिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो उसमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वहां पे हुए जिसके कारण वो इन स्थितियों के अंदर चेंजेस हुए। तो उसी तरह के जो परिवर्तन है वो हम इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में भी कर सकते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां भी विभिन्न देशों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं कि वहां पर इस तरह का जो प्रीकंडीशन फॉर टेक ऑफ जैसी स्थितियां हैं वो देखने को नहीं मिलती, और वो उनका जो डेवलपमेंट है एक जो टाइम पीरियड जो होता है उसमें तेजी से जो परिवर्तन की जो स्थितियां हैं हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी रोस्टोव का ये जो मॉडल है वो हमें विकास के साथ साथ जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक जो परिवर्तन की जो स्थितियां विभिन्न राष्ट्रों में समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में जो आई उनको समझने में हमारे लिए सहायक है। साथ ही विभिन्न अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके हम नियोजन की प्रक्रियाओं में अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों के जो डेवलपमेंट में जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं या आर्थिक सामाजिक स्तर में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो उन परिवर्तनों को दूर करने के लिए एक भविष्यगत नीतियों के निर्माण में ये जो मॉडल है सहायक सिद्ध होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, आप लोगों से शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।